थे, जिस तरह टिकट को लेकर मारामारी हो रहा है, जदयू के एक वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के मौजूदा सांसद के बीच जो तनातनी का माहौल चल रहा है, और आपने खुद से स्वीकार कर लिया कि वो आपसी लड़ाई के शिकार होंगे, कहीं ना कहीं मजलिस उस लड़ाई का फ़ायदा लेना चाहेगी। एकदम यकीनन उनका आपस का कोई, इसके लोग उनको झंडा दिखा देते हैं ब्लैक काला, उनके लोग इनको झंडे दिखा देते हैं। और 2025 में हम जो इलेक्शन लड़ेंगे वो हमारा अंदाज जो अभी 2020 का मामला जो हुआ था उसी तरह होगा, उससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। हर मायने में इस बार अल्लाह ने चाहा हम लोग सीट निकालेंगे। एक तो गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी आपसी लड़ाई उनको ले डूबेगी। नहीं, पिछली दफ़ा भी तो वही तो मामला था ना, नया ही आदमी को टिकट मिला था, हम तो 3 लाख वोट लाए, थोड़ा सा मिस किया था, कुछ और वोट आते हम जीत जाते। मैं तो पिछली दफ़ा भी कहा था कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं प्रिपेयर हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। पिछली दफ़ा पार्टी ने कहा था कि मासूम इस बार तुम सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, तुम्हारी उम्र लंबी है, तुम हमारी नज़रों में हो। ख़ास तौर से अख्तरुल ईमान साहब ने हमसे बात कही थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पार्टी इस बार भरोसा करेगी 2025 में। अभी कुछ लोग खूब आवाज़ ले रहे थे, हमने वहाँ से एक क्लास मंगवा दी, वहाँ से एक क्लास मंगवा दी, लेकिन एक लेटर फिर बाद में इशू होता है कि सिग्नेचर किसी और का है उसमें। बहरहाल उसके लिए कानून बनवा देने का काम किया हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब ने बिहार सरकार से मिलकर। मेन टारगेट अख्तरुल ईमान साहब को करते हैं, लड़ाई आपस की है, सांसद कोई और हैं, जबकि सांसद नहीं है, एक अमोर के विधानसभा विधायक हैं हमारे सदर साहब, लेकिन एक सांसद के तरह टारगेट किया जा रहा है अख्तरुल ईमान साहब पर, हमारे सदर साहब पर। इन बीमारियों का सोल्यूशन के लिए हमने 5 आदमी को यहाँ से जिताकर भेजा था, जो रोज हंगामा कर रहा था, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। दिया क्या बदले में आपने? क्या ये 5 MLAs हमारे MIM के रहते हुए जितना काम किया था आप कर पा रहे हैं? अभी नीतीश कुमार पिछले दिनों में क्या कहा, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। मुसलमानों का वोट ले लिया, सेकुलरिज्म का वोट ले लिया, सेकुलर हिंदुओं का वोट ले लिया, दलितों का वोट ले लिया, फिर बीजेपी में चला गया। क्या पता कल को फिर बीजेपी में चला जाए। नहीं, आप हमें पसंद करते हैं, आजाद उम्मीदवार को जिता देने का काम करो, लेकिन डर और खौफ के बदले में सिर्फ कांग्रेस को वोट कर देंगे, RJD को वोट कर देंगे या और किसी को वोट कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ 35 पंचायत हैं विधानसभा में, 35 में 10 मुखिया का नाम गिना के बता दे, छोड़िए 10 चौक का नाम वो बता दे हमें जावेद साहब। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। हम मौजूद हैं सनाब मासूम रेज़ा के पास, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, और मजलिस को एक कम लेवल से बड़े लेवल तक लाने में इन लोगों की काफ़ी अहम योगदान रहा। 2024-25 तमाम तर चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले मासूम रेज़ा भाई, आपका बहुत बहुत खैर मकदम वेलकम करते हैं हम KDB लाइव के। बहुत बहुत शुक्रिया रमी साहब, बहुत तेज़ी से आपका न्यूज़ इस इलाके में चला है। मैंने उस दिन आपके ग्रुप में भी आपकी तारीफ़ की है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी दफ़ा आपसे मिलने का मौका मिला है। तमाम तर चीज़ें हैं, हम आएंगे 2024 को लेकर के भी, लेकिन सबसे जो आजकल ज्वलंत मुद्दा है कि बिहार के जो टोटो वाले हड़ताल में चल रहे, बंगाल प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत हो रहा है। मैं कहूँगा जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि बिहार हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिहार नंबर की गाड़ी बंगाल में यानी सिलीगुड़ी, हर मसले पर हमारा चोली और दामन का रिश्ता है। डॉक्टर के घर जाना है तो सिलीगुड़ी जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है तो सिलीगुड़ी जाना है, किसी मसले पर जाना है, फर्नीचर का सामान ख़रीदना है, शादी का सामान ख़रीदना है तो सिलीगुड़ी जाना है। बिहार नंबर गाड़ियों को देखकर 12 जगह, 9 जगह, 10 जगह जिस तरह से चेकिंग करता है, यह हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम लोग देखते हैं जब भी सिलीगुड़ी जाते हैं, कई जगह हमारे लोगों को रोका जाता है, कई लोगों से फ़ोन आता है, हम लोग वहाँ फ़ोन करते करते परेशान रहते हैं। कई बार अपने ज़िला के प्रशासन के ज़रिए मैंने फ़ोन कराया है, कई बार बंगाल के कई दोस्त हैं जो वहाँ मिनिस्टर वगैरह रह चुके हैं, उन लोगों के ज़रिए मैंने फ़ोन कराया है। अपने लोग वहाँ परेशान होते हैं, मरीज लेकर जाते हैं, वहाँ उनकी गाड़ियों में 100 आदमी लटक कर जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ अगर 5 स्टेट का परमिशन है, एक मरीज अगर एक्स्ट्रा चला गया है उसको पकड़ लेता है।
जो खरखरी भिरभरी पुल में आप लोगों ने दौरा किया था, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पानी में उतरे थे, उनकी मंजूरी हो गई है, बस टेंडर होना बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मिशन सिर्फ वही नहीं है, वो तो एक हमने दुनिया को आईना दिखाने के लिए ओवैसी साहब नदी पर उतर गए थे कि 1 घंटे की तकलीफ़, और ये सोचो कि हिंदुस्तान में हज़ारों साल से लोग इस इलाके में रह रहे हैं, आज़ाद हुए 73-74 साल हो गए, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं। अभी अमौर में 207 करोड़ का पुल हम अभयनगर में जो टेंडर पास हुआ है वहाँ भी काम होने जा रहा है, और हमारा एक मिशन है कि मटियारी में हो, निसंदरा टंगटंगी के पास हो, और जगह जगह हमारे पास पुल का एक बाज़ाब्ता लिस्ट है। घाट भी एक सुइया घाट भी है, अमौर में कई जगह और हैं जहाँ बहुत ज़रूरी है, तो इन जगहों पर भी हम लोग पुल बनवाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि आप बहादुरगंज से हैं तो और आपने मटियारी का जिक्र किया, निसंदरा घाट का आपने जिक्र किया, सुइया घाट का भी आपने जिक्र किया, उसके बाद गुरुमरा पुल है, आपका लोधाबाड़ी का पुल है, ये सब मामले जो अटके हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम? देखिए, गुरुमरा पुल का मैं जहाँ तक समझता हूँ विधायक जी को कर देना चाहिए था अब तक। लोधाबाड़ी का मामला बहुत बड़ा मामला नहीं था, लोधाबाड़ी पुल बना हुआ है, लोधाबाड़ी में अगर नहीं है कुछ तो मैं समझता हूँ कि वहाँ एक प्लानिंग का मामला नहीं है, पुल बना हुआ है, अगर एक प्लान किया जाए बांध से तो काम हो जाता। विधायक जी को चाहिए था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चाहिए था, अभी जो प्रेजेंट एमपी साहब हैं बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये गांव है इस पार का और उस पार का आधा किलोमीटर का फासला है, लोग 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं, 20 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। वहाँ के आदमी हेडक्वार्टर आ रहा है किशनगंज, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम कर आ रहा है, तो क्या इन लोगों को एहसास है कि वहाँ के लोग किस तरह से जी रहे हैं? पुल बना हुआ है साहब, दोनों तरफ कटा हुआ है, कुछ नहीं करना, उसको बांध देना है, बांध के जरिए उसको बांध देना। एक प्लानिंग की जरूरत थी जो नहीं हो पा रहा है लोगों से करने की। लोधाबाड़ी तो बहुत आसानी से, जहाँ तक गुरुमरा वाला पुल है बहुत बड़ा एरिया का बाईपास है, वो उसके वजह से अधूरा है, वहाँ की ज़िंदगी अधूरी ज़िंदगी है वहाँ पर। बीबीगंज एक बड़ा हाट है, वहाँ से लोग एक बाईपास का जरिया है, एक बड़ा काम है, वहाँ हाट लोग बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, वहाँ से वापस आते हैं। वहाँ नहीं होने के वजह कर वहाँ के लोग या तो उन लोगों को बहादुर जाने पे मजबूर हैं या फिर लोहागड़ा जाने को मजबूर हैं। 2024 अब अनकरीब है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो शायद मुमकिन है कि विधानसभा और लोकसभा साथ साथ हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो 2025 का जो होना था 24 साथ साथ में हो जाएंगे, 25 और 24। तो ऐसे में मासूम रजा अपने आप को कहाँ तक फिट रखता है विधानसभा चुनाव के लिए? मैं तो पिछली दफ़ा भी कहा था कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं प्रिपेयर हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। पिछली दफ़ा पार्टी ने कहा था कि मासूम इस बार तुम सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, तुम्हारी उम्र लंबी है, तुम हमारी नज़रों में हो। ख़ास तौर से अख्तरुल ईमान साहब ने हमसे बात कही थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पार्टी इस बार भरोसा करेगी 2025 में। जहाँ तक रही बात वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन में बहुत सारी बातें हैं, एक धर्म नहीं है यहाँ पर, एक ज़ात नहीं है। वन नेशन पर बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन में पंचायती राज को लेंगे, नगर के इलेक्शन को लेंगे? नहीं ना हो पाएगा। बीच में जो सरकार गिर जाएगी उसका क्या करेंगे लोग? कैसे होगा? मुमकिन है क्या? पूरे देश में 3 इलेक्शन होना चाहिए, पहला पार्लियामेंट का, दूसरा पूरे इलेक्शन में एक फेस में विधानसभा का, और तीसरा नगर और पंचायत का एक साथ। बहुत बहुत बेहतर राय दिया है आपने कि 3 फेस में हो तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हाल ही के दिनों में पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया महिलाओं से उनके आरक्षण को लेकर के, तमाम तर लोग उनके वोटिंग जो हुई तो सिर्फ 2 वोट नेगेटिव में पड़े, एक असदुद्दीन ओवैसी का और शायद एक इम्तियाज जलील साहब होंगे। जब तमाम तर लोग कांग्रेस जितने भी लोग के सांसद हैं वो पक्ष में वोट कर रहे हैं तो फिर MI अकेले होकर उसमें नेगेटिव वोट। देखिए, अभी जो हमारा जो गठबंधन बन रहा है उनके लोगों ने भी वोट किया, लेकिन वाहिद ओवैसी साहब एक ऐसे हैं जिन्होंने इस पे पूरा स्टडी करने के बाद जो इन्होंने रिजल्ट निकाला कि इसमें दलितों का क्या हिस्सा, इसमें मुसलमानों का क्या हिस्सा, हमारा इसमें हक क्या, बिल आपका बन रहा है, खुश आप हो रहे हैं, हमारी भागीदारी क्या है उसमें,
आप हिंदुस्तान में दलितों के बगैर जो 75% की आबादी है, क्या हिंदुस्तान मुकम्मल है? मुमकिन नहीं है। किसकी सियासत चलेगी? उन्हें अनपढ़ रखना, सियासत से दूर रखना, पावर से दूर रखना, जाहिल बनाकर रखना, और उसमें माइनॉरिटीज़ के लोग भी हैं। माइनॉरिटीज़ के सभी लोग हैं, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये सारे लोग परेशान हैं आज। इनको कोई जगह नहीं मिल पा रही है। वही लोग उस पर काबिज होना चाह रहे हैं जो लोग हैं। बस अपनों को हटा के अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं खुश हूँ, हम खुश हैं पार्टी वाले, लेकिन हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए ओबीसी साहब ने विरोध किया। 2024 जो नज़दीक आ रहा, यूं पार्टियों की तैयारी भी काफ़ी जोरों पर देखने को मिल रही है। अख्तुल ईमान साहब मजलिस के कैंडिडेट थे 2019 में, 2,95,000 समथिंग वोट भी लाए थे, और अगर बात करें तो 70-75 हज़ार वोटों से वो पीछे रह गए थे, जो कि उसमें पार्टी भी आपकी नई नई थी और बहुत सारी जो चीज़ों में अख्तर साहब भी थे। आप खुद अमोर से वो विधायक है जहाँ पर बहुत कम वोट मिले थे 2019 में। क्या लगता है 2024 का इलेक्शन फाइनल कर पाएंगे अख्तुल ईमान? हर मायने में इस बार अल्लाह ने चाहा हम लोग सीट निकालेंगे। एक तो गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी आपसी लड़ाई उनको ले डूबेगी। दूसरा मामला ये है कि जिन जगहों पर हम कमज़ोर थे वहाँ एमएलए हम लोग जीत कर दिखाए। कहीं पर 1 लाख से प्लस वोट, 1,02,000 वोट लाए हैं, तो कहीं पर हम लोग 85-86 हज़ार वोट लाए हैं, 84,000। इसीलिए हम लोग ज़्यादा मजबूत हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। हम लोगों की कोशिश है कि उन जगहों पर हमारा वोट ना टूटे। हम लोग 1 लाख वोट इन दोनों जगहों से, अमौर और बायसी के जगहों से हम लाएँ इंशाल्लाह। 2019 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, चूँकि कोचा धमन को माइनस कर दे, चूँकि अख्तर साहब का वो घर है, बहादुरगंज सबसे ज़्यादा वोट देने का काम किया था 2019 में पतंग को, अख्तुल ईमान को। लेकिन इस बार हम जो देखेंगे तो बहादुरगंज पतंग का जो प्रतिक्रिया आ रहे हैं लगभग मिला जुला है, लेकिन टेरागाज में आप जो आवाज़ आ रही थी अख्तर साहब को लेकर के वो कम आना शुरू हो गया। टेरागाज उतनी मजबूती से नहीं है। एक कारण ये भी हो सकता है कि मासूम रेजा उतना सक्रिय नहीं है जितना 2019 में था। क्या कारण मानते कि टेरागाज में जो जन समर्थन मिला था बहादुरगंज प्रखंड के मुकाबले टेरागाज थोड़ा सा आपसे पीछे छूट रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यकीनन पार्टी टूटती है तो तकलीफ़ होती है, और थोड़ा सा मन भी कम लगा इस बीच। लेकिन पिछले 1-1.5 महीना 2 महीना से आप देखेंगे बहादुरगंज की 20 पंचायत को हम लोगों ने खड़ा कर दिया। टेरागाज का लगभग 8 से 10 पंचायत, 8 पंचायत को हम लोगों ने खड़ा कर दिया है मुकम्मल। कुछ पंचायतें बाकी हैं अभी वहाँ पर काम करना, और दिघल बैंक के कुछ हिस्से में काम करना हमारा बाकी है। तो इन जगहों पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात के पार्टी का, तो इंशाअल्लाह ताला 84,000 जो हमारा वोट था पिछला विधानसभा का, उससे प्लस ही वोट जाएगा, उससे कम हमारा नहीं आएगा। सिर्फ दरार की बात कर रहे थे, जिससे टिकट को लेकर मारामारी हो रहा है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के मौजूदा सांसद के बीच जो तनातनी का माहौल चल रहा है, और आपने खुद से स्वीकार कर लिया कि वो आपसी लड़ाई के शिकार होंगे। कहीं ना कहीं मजलिस उस लड़ाई का फ़ायदा लेना चाहेगी। एकदम यकीनन उनका आपस का कोई, इसके लोग उनको झंडा दिखा देते हैं ब्लैक काला, उनके लोग इनको झंडे दिखा देते हैं। और हैरत की बात यह है कि यहाँ दोनों गुट, गठबंधन के 2 गुट, बल्कि कहिए तीसरा गुट भी है, वो खामोश है, अभी पीछे से हैं। ये तीनों गुट मेन टारगेट अख्तुल ईमान साहब को करते हैं। लड़ाई आपस की है, सांसद कोई और हैं, जबकि सांसद नहीं है, एक अमोर के विधानसभा विधायक हैं हमारे सदर साहब, लेकिन एक सांसद के तरह टारगेट किया जा रहा है अख्तुल ईमान साहब पर, हमारे सदर साहब पर। यानी लोगों के बीच एक तो लड़ाई है कि टिकट हमें मिल जाए, दूसरी लड़ाई यह है कि वो कैसे डैमेज हो, और तीसरी लड़ाई यह है कि एक पहाड़ सा आदमी खड़ा है जो पहले ही 3 लाख वोट ला चुका है, 5 विधानसभा यहाँ से जीता जा चुका है, उनको हम कैसे हराएं। कहीं ना कहीं दुविधा में हैं लोग।
फंसे हुए हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा उबे हुए हैं। क्या लगता है कितना मुश्किल भरा सफ़र होगा 2024, चूँकि अगर 2024 में मकतूल ईमान यानी मजलिस यहाँ से कामयाब होती है तो इसका असर 2025 में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जितने भी बड़े लीडर हैं, चूँकि इसका असर पूरे बिहार में जाने वाला है विधानसभा चुनाव में, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, तमाम तो लोग डायरेक्टली दिमाग लगाएंगे कि किशनगंज का सीट MIM किसी भी कीमत पर ना जीते, चूँकि अगर किशनगंज से MIM जीतती है लोकसभा का चुनाव तो इसका असर विधानसभा का पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। लगता है मुश्किल भरा डगर है, सफ़र है। देखिए, जब तक सीमांचल में काम नहीं करेगा इनको वोट नहीं मिलने वाला। सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर अगर वो वोट लेना चाहेगा, या पिछले 74 सालों से ले रहा है, आपको यहाँ सीमांचल के लिए जो वादा किया है तेजस्वी ने वो पूरा करना होगा। सीमांचल के लिए जो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल गठन करने के लिए जो वादा किया है, बिहार की हुकूमत में आप उप मुख्यमंत्री का दर्जा रखते हैं, आपको वादा पूरा करना होगा। जिन लोगों ने जो मेन समस्या है इस इलाके में, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं साहब, हमारे पास यहाँ पर मुसलमानों के लिए पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप जाइएगा दूसरी जगहों पर तो कहते हैं कि सिखों का ये मेडिकल कॉलेज है, माइनॉरिटी का। आप हमारे यहाँ के बच्चों को जब बीमारी होती है, सिवाय पटना या सिलीगुड़ी के कोई रास्ता नहीं है। आपके पास आज ऑपरेशन के बारे में कोई बात आती है, हर घर में लगभग कैंसर हो रहा है, हर घर में कैंसर हो रहा है और पथरी का मामला हो रहा है। क्या इन बीमारियों के इलाज के लिए कोई सोल्यूशन निकाला गया? इन बीमारियों का सोल्यूशन के लिए हमने 5 आदमी को यहाँ से जिताकर भेजा था, जो रोज हंगामा कर रहा था, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। दिया क्या बदले में आपने? क्या ये 5 MLAs हमारे MIM के रहते हुए जितना काम किया था आप कर पा रहे हैं? बाकी 4 कर पा रहे हैं क्या? मिनिस्टर हैं और आपदा से जुड़े हुए हैं। बताइए आपदा से क्या किया अंजार साहब, इजहार साहब क्या किए, रुकनुद्दीन साहब ने क्या किया, खुद उन्होंने क्या किया? अररिया को बचा लिया आपदा से, क्या बाढ़ की कटिंग से बचा लिया? इन चीजों पर बड़ी गहनता से सोचने की जरूरत है। यहां का मामला हमारी पार्टी नहीं है, एक संघर्ष है। हम फिर कह रहे हैं, हम संघर्ष है। ये लोग जो हमारे साथ, जो लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, उस संघर्ष का एक हिस्सा है। एक दिन में इसको हम मुकम्मल नहीं कर सकते, हमको लंबा वक्त लगेगा। इसमें किसी हद तक हम लोगों ने कामयाबी पाई है, बहुत इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा हम लोग इस पर पूरी तरह से काबिज पाना चाहते हैं। हमारे लोग सिर्फ ईंट और पत्थर ढोने के लिए दूसरी जगहों पर, गुजरात के लोग आकर के हिंदुस्तान में हुकूमत करते हैं और हमारे लोग उनका जाकर के ईंट उठाएगा और थाली धोएगा उनके होटलों में जाकर। क्या हम सिर्फ हमेशा मजदूर रहेंगे? हमें पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, हमें विकास करने का अवसर नहीं मिलेगा, हमारे लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या? उनकी झोलियां उठाने के लिए सिर्फ हम पैदा हुए नहीं, ये इलाका भी तरक्की करना चाहता है। हाल ही के दिनों में एक डायलॉग काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, और इसे लोग काफ़ी भुना रहे हैं कि पिच बदलने से कुछ नहीं होगा, गेम बदलने की ज़रूरत है। क्या दृष्टिकोण से देखते हैं आप कि पिच बदलने से कुछ नहीं होगा, गेम बदलना चाहिए? 25 से 30 MLAs बिहार के लोग हमें दे दें, जिस तरह से 5 दिया, भरोसा करें। मेरे दलित भाइयों से गुजारिश है, आप अपनी आंखें खोलो और आपका कौन है, आपके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके साथ हो जाओ। 25 से 30 MLAs लक्ष्य है हमारा 2025 में। झारखंड में उपचुनाव हुआ और कुछ दिन पहले, और उसमें जो आपका कैंडिडेट था मजिस का, उसको जो वोट लाया गया नोटा से भी कम आया गया। तो कम से कम उस टाइप के कैंडिडेट दिया जाए कि हार जीत तो अलग बात है, वो थोड़ा सा संघर्ष कर सके। नोटा से कम वोट आने का मतलब है कि आपका कैंडिडेट काफ़ी कमज़ोर था, व्यक्तिगत भी उनका कोई वोट नहीं था। नहीं, वो पहले काफ़ी वोट आया था उनको। असल में वहाँ हमारे लोग जो जिस अंदाज से इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं गए, नहीं पहुँच सके, और हम लोगों ने कैंपेनिंग उस अंदाज में हम लोगों ने नहीं किया, या यूँ कहिए कि वहाँ ज़रूरी था बीजेपी को हारना, बीजेपी को हरवाना। इसीलिए वहाँ पर हमारी पार्टी के लोग, वहाँ मशवरा आया कि नहीं हारना तय है, तो वहाँ पर शायद कैंपेनिंग ज़्यादा उस अंदाज में नहीं हो सका जिस वजह कर। लेकिन हम दोबारा रिकवर करेंगे। 2025 में
हम जो इलेक्शन लड़ेंगे वो हमारा अंदाज जो अभी 2020 का मामला जो हुआ था उसी तरह होगा, उससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। जब हम जेडीयू या कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं और उनका जब बयान लेते हैं तो हम एक चीज़ उनसे पूछते हैं कि अख्तुल, अगर मान लेते हैं कि जेडीयू के लोगों से हमने मिला, उनको पूछते हैं कि अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं मिलता है तो जावेद साहब और अख्तर साहब ही बीच में रहे तो आप किन को बेहतर मानते हैं, तो वो अपना जवाब देते हैं जो आप देख भी रहे होंगे। तो हम आपको पूछना चाहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि अख्तर साहब को भूल जाइए एक सेकंड के लिए, वो नहीं होते या वो नहीं है, तो मास्टर मुजाहिद और डॉक्टर जावेद में अगर तुलना किया जाए, भले वोट आप अख्तुल ईमान के आदमी, लेकिन दोनों में अगर तुलना किया जाए, अगर आपको नंबर दिया जाए तो आप किसको ज़्यादा नंबर देंगे, मास्टर मुजाहिद या डॉक्टर जावेद? अच्छा, हर एक चीज़ का नाप तौल होता है, आप नापिएगा ना, नाप तौल, बैकग्राउंड, बैक रिपोर्ट, वो ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। मेरे लिए तो अख्तुल ईमान अच्छा है। मैंने कहा कि उसको एक सेकंड के लिए हम साइड में रख के इन दोनों में से एक का अगर जवाब दिया जाए तो कौन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर, 51%, 49% में कौन है? देखिए वो बातें तो उनके पार्टी के लोगों से आप कहेंगे या आम आवाम से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने आपको बेहतरीन जवाब दिया कि नाप तोल इसमें शख्सियत का नहीं होता, उनके कामों का होता है। उन्होंने क्या काम किया, कितनी जिम्मेदारियाँ निभाई, लोगों की समस्याओं पर कितना खड़ा उतरे, हवाई बातें कम, ज़मीनी बातें जो रियल बातें हैं ज़्यादा किसने करी, इलाके के लिए ज़्यादा किसने कुछ अपनी आवाज़ को मजबूती से लोकसभा या विधानसभा में कितनी बार उठाई है, मुख्यमंत्री तक कितनी बार अपनी आवाज़ को डायरेक्ट लेकर पहुंचा, कितनी दफ़ा विधानसभा के ज़रिए पहुंचा, कितनी दफ़ा पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से वो डायरेक्ट मिले, कितनी दफ़ा, ये सारा नापतौल का एक ज़रिया होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस टिकट बदल देती है तो फिर एमआईएम के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, आप यकीन रखते हैं इस बात में? नहीं, पिछली दफ़ा भी तो वही तो मामला था ना, नया ही आदमी को टिकट मिला था। हम तो 3 लाख वोट लाए, थोड़ा सा मिस किया था, कुछ और वोट आते हम जीत जाते। हम मजबूत हैं यहाँ पर, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि टिकट किसको दें, उनको रास्ता नहीं लग रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एमआईएम का खौफ ही था कि आज जावेद साहब को पार्लियामेंट कांग्रेस का पार्लियामेंट बोर्ड समिति का सदस्य बना दिया, ये एक एमआईएम का खौफ था। तो कम से कम वहाँ तक पहुँचा तो सही हमारा आदमी, यहाँ का किशनगंज का, खौफ ही सही हमारा। इसी काम के लिए तो आए हैं हम लोग कि तुम कर क्या रहे हो, वोट हमारा चाहिए। 14% तुम कहते हो, मेरा आकलन ज़्यादा है, हमें बांट दिया गया है मुसलमानों को। ये मुसलमान है, वो इस्लाम है, वो अन्य है, हमारा जनगणना में हमें बांट दिया गया है। लेकिन फिर भी उस आधार पर भी, उस सेंसस पर भी हम 14% हैं। 14% वोट सिर्फ मुफ्त में ले लेना कि बीजेपी जीत जाएगी तुम मुझे वोट दो, और 31% पर बीजेपी हुकूमत में है पूरे हिंदुस्तान में, तो तुम 50% वोट अपनों का नहीं ले पा रहे हो जिन पर तुम एतबार करते हो, और 14% वोट हमारा यूं ही ले लेते हो। ऐसा नहीं चलेगा ना। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अक्सर ये आरोप लगाया जाता है, जब तीसरी फ्रंट का बात चला, आप लोग वो जो निकाले बनने की बात हुई है, अभी कवायद चल रहा है उस पर, तो अदर पार्टी के लोगों का ये कहना है कि एनडीए को फ़ायदा होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा इससे। अच्छा, अभी जो कुछ पार्टियां टूटी, मुख्यमंत्री सहित बीजेपी में चला गया कांग्रेस के, आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, और कुछ जगहों पर आप देखे होंगे पूरी की पूरी कांग्रेस या और पार्टियां टूटकर चली जा रही हैं। तो ये टूट गया आपका महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अगेन घड़ी छाप वाला, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो टूट गई पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस। इनको क्या कहेंगे आप, इनको क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि एनडीए को, तुम तो डायरेक्ट एनडीए को फायदा पहुंचा रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? जो डायरेक्ट एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है जीतने के बाद। अभी नीतीश कुमार पिछले दिनों में क्या कहा, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। मुसलमानों का वोट ले लिया, सेकुलरिज्म का वोट ले लिया, सेकुलर हिंदुओं का वोट ले लिया, दलितों का वोट ले लिया, फिर बीजेपी में चला गया। क्या पता कल को फिर बीजेपी में चला जाए, उसकी कोई गारंटी है क्या? आज उनके लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घोषित करो, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नीतीश कुमार को,
मुमकिन है क्या? संगठन है क्या आपका पूरे हिंदुस्तान में? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? दो वजह होंगी, या तो आप फिर बीजेपी में जाना चाह रहे हैं या कोई अच्छा पोस्ट लेना चाह रहे हैं। दो वजह से तीसरा वजह तो हमको समझ में नहीं आ अभी रहा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनके साथ उनकी तालमेल हो सकता है? फिर काहे के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? गठबंधन में रहकर इस तरह का बयान फिर क्यों दे रहे हैं? जिसकी पहल आपने करी, आपके लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, आप रोकने का काम किया आपने? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये लोग वही लोग हैं जो लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। मासूम रज़ा साहब, एक बार राजनीतिक की चीज़ों से हटकर थोड़ा एक सवाल है मेरा। मुखिया महासंघ धरने पर है जी। उन्हें लगता है कि पदाधिकारी द्वारा उन्हें दबाया जा रहा है। जैसे सोलर लाइट योजना एक आई है तो तमाम सिर्फ मुखियाओं का उसमें सिग्नेचर लगेगा, बाकी तमाम तरह का बरेडा कंपनी करेंगे, किस वार्ड में पहले करना है, किस में बाद में करना है, वो सारी चीज़ बरेडा देखेगा। तो फिर मुखियाओं की साइन की क्या ज़रूरत है? मैं चाहूँगा कि प्रतिनिधियों के इस हड़ताल का सरकारी कामों से बहिष्कार किए, खासकर ग्राम प्रधान जो है मुखिया है, क्या मासूम रज़ा उन्हें समर्थन देता है या फिर सरकार को सही मानता है? नहीं, मैं अभी उन लोगों के साथ खड़ा भी हुआ था, टेरागाज के धरना में मैं शामिल भी हुआ था। उसी दिन हम लोग का एक कोई बड़ा प्रोग्राम था, जिस दिन ज़िला में लोगों का धरना था, उसमें मेरे सदर साहब और मुझे भी जाने का हम लोगों ने बोला भी था मुखिया संघ के लोगों को कि हम लोग आप लोग के साथ हैं, आएंगे भी। लेकिन चूंकि पार्टी का अचानक ऊपर से आदेश आ जाता है, कुछ उस टाइप का हुक्म हुआ जो हम लोग नहीं जा सके। इनकी लड़ाई जायज़ है, मुखिया लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। जो लोग सत्ताधारी हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए। जो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दाना हाथ हूँ, कोई कहता है कि मैं सत्ताधारी हूँ, कोई कहता है कि मैं इनके बगल में जाके बैठता हूँ, तो फिर पंचायती राज का एक एमएलए का फंड काट कर दे दे दूसरे को, समझ में आ जाएगा। इन लोगों को चाहिए कि इन लोगों के साथ, मुखिया लोगों के साथ खड़े होकर सरकार के विरोध में वहाँ पर आवाज़ उठाए। मोश हैं ये लोग, मुखिया लोगों को दबा के रखना चाहते हैं। अख्तुल ईमान के बारे में एक बात अक्सर लोग कहते हैं जब कुछ लोगों से मिलते हैं, ऑन द कैमरा भले ही ना सो, लेकिन ऑफलाइन में कहते हैं कि जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, तो जब वो किसी विपदा में पड़ जाए, मुसीबत में पड़ जाए, जब उन्हें उन तक पहुंचते हैं तो अख्तुल ईमान साहब मुंह फेर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कुछ एक आध घटना जैसे अररिया वाली, तो ऐसा नहीं है कि उनको हम लोगों ने अकेला छोड़ दिया है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि उनको अकेला हम लोग नहीं छोड़ते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन और लोगों का अंदाज़ अलग है। हम चाहते हैं हमारी पार्टी साफ़ सुथरी रहे, हमारी पार्टी में हमारे लोग बेदाग रहें, और अगर किसी के ऊपर कोई ब्लेम है तो वो ब्लेम का वक्त उनका वो साबित करे। हमारी ज़रूरत हो ब्लेम हटवाने के, इसमें तो हम लोग खड़े रहते हैं, जाते हैं उनके यहाँ। मुसीबत में सबसे ज़्यादा काम हम ही लोग आ रहे हैं, दूसरा नहीं आ रहा है। आप एक जैसे उसका मिसाल है, अभी कुछ लोग खूब आवाज़ ले रहे थे, हमने वहाँ से एक क्लास मंगवा दी, वहाँ से एक क्लास मंगवा दी, लेकिन एक लेटर फिर बाद में इशू होता है कि सिग्नेचर किसी और का है उसमें। बहरहाल उसके लिए कानून बनवा देने का काम किया हमारे सदर अख्तुल ईमान साहब ने, बिहार सरकार से मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद की, उस पर कानून बन गया। ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर बिहार का कोई एक आदमी सऊदी में परेशान है, या दुबई में परेशान है, अमेरिका में परेशान है, या किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, या कोई उसको मार देता है, उनको वहाँ से ला करके यहाँ तक पहुँचाना, ये कानून बन गया। हम तो वो काम करते हैं। मजलिस हमेशा जब भी बात करती है तो मुस्लिम और दलितों की बात करती है, लेकिन मायावती जो दलितों का एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसको भी इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिला, चंद्रशेखर जी को भी नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर ये तीनों मिल जाते तो शायद 2024 में कुछ बड़ा हो पाता। क्या कोई प्रयास चल रहा है? हाँ, नहीं, हम लोग तो खैर हमेशा प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश थी कि गठबंधन में हम लोग को अछूता ना छोड़े। अख्तुल ईमान साहब ने कहा था खुले मन से और खुले मन से भी कि अगर मुझे कंप्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे गठबंधन में लो। ओवैसी साहब ने भी कहा था, लेकिन इन लोगों ने ओवैसी साहब को ही नहीं, बदरुद्दीन अजमल साहब को भी नहीं लिया, मुस्लिम लीग को भी नहीं लिया। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो वो नहीं चाहिए। ओवैसी साहब अछूते हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब ने क्या किया था?
कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप को ये लोग कमजोर करना चाहते हैं। ये 14% वोट को सिर्फ डर और खौफ दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। किशनगंज की राजनीति में भी अमूमन ये होता रहा है कि हमारे ऊपर सेकुलर पार्टियों ने प्रत्याशी को थोपा है और लास्ट पे बीजेपी का डर खूब दिखाया जाता है और फिर मजबूर होकर हम जो बीजेपी के अगेंस्ट में होते हैं उन्हें वोट दे देते हैं, जिससे हमारी ये इलाके की तरक्की जो है उसमें बाधित होती है। तरक्की उतना हो नहीं पाता जितना होना चाहिए। तो बीजेपी के इस डर को कैसे ख़त्म किया जाएगा? कोई फार्मूला है मासूम रेजा के पास जो जनता के सामने रह सके? चूँकि एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि बीजेपी का डर दिखाकर सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की बात क्यों, किशनगंज में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यही चीज़ हो रहा है। देखिए, हमारे लोगों से डर निकालना होगा। पहला ये कि आप उनको देखिए, उन्होंने पिछले 5 साल में क्या काम किया, उनका मिशन क्या है, उनसे एक वादा मुहादा उनसे लिखवाइए, उन्होंने क्या किया और वो क्या करना चाहते हैं। मेरे इलाके के लोग सिर्फ डर दिखाकर अगर आप वोट लोगे तुमको नहीं देंगे। नहीं, आप हमें पसंद करते हैं, आज़ाद उम्मीदवार को जिता देने का काम करो, लेकिन डर और खौफ के बदले में सिर्फ कांग्रेस को वोट कर देंगे, आरजेडी को वोट कर देंगे या और किसी को वोट कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। थोपना, उससे हमारा नुकसान है। आज 75 सालों से, 74-75 सालों से आज भी हम लोग दिल्ली पंजाब पर निर्भर हैं। हमारे लोग हर घर, हर परिवार से आज हिंदुस्तान के कोने कोने पर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। 2% लोग भी स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर। आप सर्वे करके देख लें, एक गांव में अगर 400 आदमी है, 5 आदमी संपन्न नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। वैसे लोग, उनको मजबूत हम कैसे करेंगे? जब तक यहाँ पर विकास का काम नहीं करवाएंगे, कल कारखाना नहीं खुलवाएंगे, यहाँ के लोगों को जाग, हमारा इलाका मजबूत नहीं होगा। हम किशनगंज की अगर लीडरों की बात करें, चाहे अख्तुल ईमान साहब हो या मास्टर मुजाहिद साहब हो या तौसीफ साहब हो, अंजार साहब हो, सऊद साहब हो, जितने भी साहब हैं, तमाम तो लोग, जिस तरह से हमारी आपसे बातचीत हो रही है, कुछ सवालात हैं, आप उसके जवाब दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब इकलौते ऐसे शख्स है, इकलौते नहीं है, मोदी जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे हैं, 2 आदमी। एक देश के प्रधान नरेंद्र मोदी को मैंने नहीं देखा कि वो किसी सवाल, पत्रकार से सवालों का जवाब दे। एक डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो वो भी बताइए, और अगर नहीं देखा हो तो क्यों ऐसा करते हैं? मोदी के नक्शे कदम पर जावेद साहब चलते हैं। जावेद साहब वही डर और खौफ दिखाकर जो जीते हैं। पब्लिक जवाबदेही नहीं है। मीडिया एक पब्लिक है, पब्लिक की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना, उनसे सवाल करना, इलाके की हालात को आईना उनको दिखाना, आप लोगों का यही काम है मीडिया का। ख़ास तौर से मैं जो देखता हूँ, वो पब्लिक के लोगों के सवाल से भाग रहे हैं। भागने से हल नहीं होने वाला, जवाब फिर मिल जाएगा इलेक्शन में। आपको जवाबदेही बनना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ 35 पंचायत हैं विधानसभा में, 35 में 10 मुखिया का नाम गिना के बता दे, छोड़िए 10 चौक का नाम वो बता दे हमें जावेद साहब। जदयू वाले भी यही कहते हैं जावेद साहब को लेके। नहीं, जदयू वाले क्या करें हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्हें मैं जो समझता हूँ, अल्लाह ने इस बंदे को, आप सवाल करिए, मैं परिवार में बता दूंगा कि कौन किस तरफ है। चौक की बात छोड़िए, परिवार की बात। आपका कभी जावेद साहब से मिलना हुआ? हाँ, बहुत बार हुआ है। अलीगढ़ आंदोलन साथ में लड़े हैं। अखलाकमंद इंसान है, जाती तौर पर अच्छे इंसान हैं, लेकिन यहाँ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं हमारे लोगों को। बीबी का झगड़ा शौहर से हो गया, भाई भाई का ज़मीन पर झगड़ा हो गया, सीओ साहब मोटिशन नहीं कर रहे हैं, थाना में एक मेरे साथ अत्याचार हुआ, एप्लीकेशन दे रहे हैं, FIR नहीं हो रहा है या जांच नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 80-90% लोग गरीब हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। चलिए हम आप समाप्ति, इन चीज़ों का हल करने के लिए जावेद साहब को वक्त नहीं है, समय नहीं है, और हमारे लोगों को इन्हीं छोटी चीज़ों पे वक्त पे खड़ा होने की ज़रूरत है।